नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती मॉडल पेपर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला मॉडल पेपर हम एडुटेरिया का आपके लिए जो है वो लेकर के आए हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि अलग अलग बदल बदल के आपको मॉडल पेपर कराएं, ताकि हर तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपीरियंस कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मॉडल पेपर है। टोटल 120 प्रश्न आपके इसमें आने हैं। सबसे पहला प्रश्न, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु इनमें से कौन सी थी? तो आप सभी को पता है, तांबा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले तांबे का यूज किया गया था। 3 ऐसे राज्य थे जहां से तांबे के औजार भी आपके मिले थे। जब बात होती है पुरातत्व विभाग में क्या क्या चीजें कहां कहां से मिली हैं, तो झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान से तांबे के औजार आपके मिले हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, आर्यों का मुख्य पेशा जो है वो क्या था? कृषि, पशुपालन? तो इन्हीं दोनों में से ही होगा, क्योंकि नीचे वाले दो ऑप्शन इतने खास नहीं है। तो कृषि और पशुपालन में पशुपालन को आप पहला नंबर देंगे और कृषि जो है इसको दूसरा नंबर देंगे। यानी इसको अगर पूछा जाएगा तो सेकेंडरी आप नंबर दीजिएगा, यानी कि गौड़ आप इसे कह सकते हैं। आंसर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ साथ पशुपालन की ही बात हो रही है, तो पशुपालन में गाय को सबसे पवित्र माना जाता था आर्यों के समय में। इस चीज को आप याद रखिएगा। और उत्तम भी सबसे और पवित्र भी सबसे। अगला देखते हैं, मौर्य राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता है, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक या कौटिल्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के अंतिम जो शासक था घनानंद, उसको हराया था। और इनकी जो हेल्प की थी वो किसने की थी? वो की थी चाणक्य ने। तो ये आपका आंसर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? तो क्या थी? ये जो है वो प्राकृत भाषा जो है वो हुआ करती थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और सभी अभिलेख भी जो थे वो प्राकृत भाषा, और इसके साथ साथ अगर ऑप्शन में आपको ब्राह्मी लिपि देखने को मिले तो वो भी एक्चुअल में यहां पर देखने को मिलती थी। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं। और सातवाहन के ही राजा थे, उन्होंने गाथा सप्तसती उसकी रचना किस भाषा में की है? तो प्राकृत भाषा में ही की है। आंसर प्राकृत आपका सही हो जाएगा। अगला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है। इलाहाबाद, या वर्तमान में नाम प्रयागराज हो गया है, तो इलाहाबाद स्थित आपका प्रयाग प्रशस्ति जो है, इससे आपका समुद्र जो गुप्त हैं इनकी विजयों का उल्लेख पता चलता है। इनके बारे में कहां से जानकारी मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में। और विजय अभियान के कारण ही समुद्रगुप्त को और क्या नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को जो है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये रचना भास्कर द्वितीय के द्वारा जो है वो की गई। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय थे, इनके द्वारा संस्कृत में रचित गणित और भूगोल शास्त्र का एक ग्रंथ है। अगला, दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह की नीति कौन से सुल्तान के द्वारा अपनाई गई थी? तो किसके द्वारा अपनाई गई थी? बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। रक्त और वैसे भी देखते हैं, अगर कहीं चोट लग जाती है, ब्लड बहता है, तो कैसे बहता है? बल 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 बहता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बल से आप इसे याद रख सकते हैं। बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए कि बलबन का जो समय है वो 1265 से लेकर के 1287 तक आपको देखने को मिलता है। वैसे 1200 ओवरऑल भी याद रख सकते हैं। जो बलबन की बात करें तो कौन से वंश में आता है? तो आपको पता है गुलाम वंश में आता है। और गुलाम वंश का अगर समय की बात करते हैं तो वो 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है और 1290 तक आपका जाता है। तो ओवरऑल टाइम पीरियड भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन सी धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय जो है वो लिया गया था? तो कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका तांबा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1330 ईस्वी का समय था जब सांकेतिक मुद्रा जो है चलाई गई, जिसका अर्थ होता है चांदी के टंके के स्थान पर तांबे यानी पीतल के टंके का प्रचलन जो है वो हुआ था।
इसको लेकर के एक व्यक्ति थे जिन्होंने वर्णन भी किया है और उनका नाम क्या था, बर्नी। बर्नी जो है इतिहासकार, इनके द्वारा इसका वर्णन भी किया गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाए गए, तांबा। किसके स्थान पर चलाए गए, तो चांदी के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, फरीद को शेर खां का खिताब इनमें से किसके द्वारा दिया गया था। तो शेर खां जो है एक्चुअल में शेरशाह सूरी का ही नाम है। तो ये जो नाम दिया गया था वो दिया गया था आपका सिकंदर लोदी, या बहार खां लोहानी, या जलाल खां, या बहलोल लोदी। तो बहार खां लोहानी जो है इनके द्वारा दिया गया था। फरीद को एक शेर मारने के कारण ही शेर खां की उपाधि जो है वो दी गई थी, और इन्होंने अपने पुत्र जलाल खां थे उनका संरक्षक के रूप में भी इनको रखा था। बाकी बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां का खिताब दिया था, एक शेर को मारने के कारण ही शेर खां नाम पड़ा था। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कहां पर स्थापित की, आंसर की बात करते हैं, मसूलीपट्टनम आपका जो है वो सही हो जाएगा। दक्षिण में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसने अपना पहला कारखाना कब खोला था, 1611 में। मसूलीपट्टनम के अलावा पेरापुली जो है वहां पर स्थापित किया था, परंतु मोस्टली आपको ऑप्शन में मसूलीपट्टनम ही देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। लाइक भी सभी लोग करते रहिएगा जितने लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, और पीडीएफ के लिए हमने हमेशा ही कहा है कि हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे जैसे ही वीडियो के 500 लाइक कंप्लीट होते हैं, और विद आंसर भेज देंगे आपको। आंसर के लिए आपको किसी प्रकार के आंसर से देखना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के कौन से नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया था। तो कब, आपका आंसर होगा वाजिद अली जो है वो सही होगा। अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इनका पूरा नाम था। इन पर ही कुशासन का आरोप लगा करके जो लॉर्ड डलहौजी था इसने क्या किया था, 1856 का टाइम था, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जो है वो मिला लिया था। तो ध्यान रखिएगा वाजिद अली शाह। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक जो है वो कौन थे। मार्टिन बर्ड, बुकनन, मुनरो और रीड एलिंगस्टन। तो मुनरो और रीड आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व जो वसूली की जाती ना, उसको अप्लाई करने के लिए आप कह सकते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त को जो है वो लागू किया गया था। इसके जन्मदाता कौन थे, तो थॉमस मुनरो थे और कैप्टन रीड थे। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का लगभग 51% हिस्सा जो है वो शामिल था। प्रश्न नंबर 13। 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है मेरठ से ये जो है आपका हुआ था। तारीख एक्चुअल में 31 मई की निर्धारित की गई थी, पर तय सीमा से पहले हो गया था। तो असफलता के जब कारण की बात होती है तो उसमें भी ये एक आता है पॉइंट। तो मेरठ स्थित छावनी था, यहां पर आपका 1857 का विद्रोह जो है वो प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन जो है वो थे। आंसर की बात करते हैं तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इंडियन सर्विस जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसकी परीक्षा 1863 की अगर बात करें तो इसमें उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर की बात करते हैं, शॉर्ट में लिख दिया रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो इनके एक्चुअल में बड़े भाई थे, ये ध्यान दीजिएगा, बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इन्होंने जो है ये परीक्षा पास की थी और ये पहले भारतीय थे ऐसे करने वाले। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कौन से वर्ष में हुआ था। पढ़ा चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एक एक घटना नहीं देखी उस वीडियो को देख लीजिएगा, एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आंसर की बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917, और महात्मा गांधी जी जो थे उन्हीं के द्वारा जो 3 कठिया पद्धति है, महात्मा गांधी एमजी शॉर्ट में लिख दिया है। तो 3 कठिया जो पद्धति थी, 3 कठिया पद्धति क्या थी, जिसमें जो नील की खेती होती थी उसको एक निश्चित जो आपकी भूमि होती है उस पर उगाना आप कह सकते हैं अनिवार्य किया गया था। तो उसी के विरोध में जो है ये आंदोलन हुआ था। बाद में भारत में महात्मा गांधी द्वारा और भी सत्याग्रह किए हुए थे, खेड़ा आंदोलन करके था, अहमदाबाद मिल मजदूर करके था, पर अगर पूछा जाए सबसे पहला आंदोलन कौन सा था तो वो चंपारण था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे भारत, तो 1915 में आए थे,
और 9 जनवरी को आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु जो है वो किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो ध्यान रखिएगा, उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, चौरी चौरा कांड आपकी घटना कब हुई है? ऑप्शन 4 फरवरी दिया है तो 4 फरवरी के साथ जाते हैं। इनकेस 5 फरवरी 1922 देता तो उसके साथ जाते हैं। कहां पर यह घटना हुई थी? तो गोरखपुर जिले के अंतर्गत आपकी जो है ये घटना हुई थी। और गोरखपुर के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो चौरी चौरा नामक स्थान था, थाना था बेसिकली। इसको उग्र भीड़ ने जला दिया था। इसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए थे। और इसी से क्षुब्ध होकर जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने 12 फरवरी 1922 की तारीख थी जब असहयोग आंदोलन जो था उसको स्थगित कर दिया था। तो पूछा यह बहुत जाता है कि कौन सी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने स्थगित करने का जो निर्णय है वो जो है वो लिया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड डफरिन जो है ये भारत का वायसराय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885, 1885। इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? तो आप सभी को पता है, बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। किसके द्वारा हुई? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है वो हुई। पर अगर ए ओ ह्यूम की जगह ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन, 19 इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए ओ ह्यूम, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1876 में हुई। किसके द्वारा हुई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था आनंद मोहन बोस। तो दो लोगों ने मिल करके इसकी स्थापना जो है वो की थी। आनंद मोहन बोस भी इनके साथ साथ जो है वो थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? आंसर की बात करते हैं, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा जो है वो दिया गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 में। इसी में ही तो जो विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी पद थे, इन सबका बहिष्कार आपका हुआ था। तो कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो आपको याद होगा, तारीख तक मैंने बताई थी कि 30 दिसंबर की वो तारीख थी और समय जो था वो आपका 1906 था। और मोहम्मद अली जिन्ना इसमें 1913 में आकर के जुड़े थे। पर आपका ऑप्शन पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में हुई? तो बकर उर मुल्क की अध्यक्षता में हुई थी। और अगर बात करें कि किसने की थी स्थापना, तो आगा खां नाम बताया था मैंने, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह का नाम बताया था, और एक थे नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो ये तीन नाम देखने को मिलते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में। परंतु मोहम्मद अली जिन्ना को गलत मत कीजिएगा, वो बाद में जुड़े थे 1913 के। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? मित्र मेला संघ को स्टार्ट किया गया था विनायक दामोदर सावरकर। तो ये आपका सही हो जाएगा। गणपति उत्सव बनाने का जो सिलसिला था उसी में ही 1889 का समय था जिसमें विनायक दामोदर, ये का लिखा है विनायक, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला संघ संगठन की शुरुआत जो है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो एक वर्ष में स्वराज, ये जो नारा दिया गया था असहयोग आंदोलन के टाइम में दिया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1920 में चलाया गया था। और तारीख क्या थी? तो 1 अगस्त की तारीख थी। और इस आंदोलन को कब समाप्त किया गया था? तो चौरी चौरा कांड अभी ऊपर मैंने बताया। और इसी आंदोलन में ही एक वर्ष में स्वराज जो है उसका नारा भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष इनमें से कौन सा था?
ये चीज बता चुके हैं हम आपको कि भारत के विभाजन के समय पूछे या आजादी से पहले पूछे, दोनों ही कंडीशन में आंसर जे बी कृपलानी हो जाएगा। परंतु अगर आपसे ये कह दे कि आजादी के बाद कौन अध्यक्ष थे, तो पट्टाभी सीतारमैया थे। आजादी के समय अध्यक्ष पूछेगा तो 1946 में जेबी कृपलानी थे, 1947 में कोई भी अध्यक्ष नहीं था। तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? सर पैट्रिक लॉरेंस। ये आपका सही हो जाएगा। आपको पता है कि 24 मार्च 1946 की तारीख थी, इन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत पहुंचा था। और इसके दो अन्य सदस्य कौन थे? एक थे आपके सर क्रिप्स करके, और दूसरे जो थे उनका नाम था ए वी अलेक्जेंडर करके। तो शॉर्ट में लिख देते हैं ए और वी अलेक्जेंडर करके। ये तीन नाम आपके थे जब हम किसकी बात करते हैं? जब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। तो अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कहां रखा गया था? सारी चीजें पढ़ा चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। बताया था मैंने कि ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी जो थे इनको गिरफ्तार किया गया था। और इनको कहां रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। और ये 9 अगस्त 1942 का समय था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद ही इनको गिरफ्तार जो है वो किया गया था। और बाकी भी सभी जो भी जितने भी बड़े नेता थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। ये आगा खां पैलेस कहां पड़ती है? तो पुणे में पड़ती है। तो पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया है। अगला देखते हैं, गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? ये चुना गया था विनोबा भावे जी को। 1940 का समय था जब महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आश्रम था जिसका नाम था पवनार आश्रम। तो इस पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो प्रारंभ किया गया था। और तथा आप ये भी कह सकते हैं कि पहले सत्याग्रह के रूप में जो निकल करके आए थे वो विनोबा भावे जी थे। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के द्वारा कौन से वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? 1932, 1936, 1940, 1939। तो 1940 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग के द्वारा कौन से वर्ष? तो 1940 में। तारीख आपकी 23 मार्च की थी, जब लाहौर में आपका संपन्न हुआ था मुस्लिम लीग का अधिवेशन। कहां पर हुआ था? लाहौर में जो है वो हुआ था। और यहीं पर ही एक अलग पाकिस्तान की जो मांग है, जो डिमांड है, वो जो है वो औपचारिक रूप से रखी गई थी। तो समय था 1940 का। अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया दे रखे हैं। अब बढ़िया का मतलब ये नहीं है। तो प्रश्न आपसे है कि किसने सांप्रदायिक अधिनियम जो है वो घोषित किया था? इरविन, चर्चिल, मैकडोनाल्ड या चैम्बरलेन? तो रैमजे मैकडोनाल्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड का टाइम अगर आपको याद होगा तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मैंने समय बताया था गोलमेज सम्मेलन का 1932 का। तो 16 अगस्त 1932 का समय था जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय रहा करते थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने ही सांप्रदायिक अधिनियम, जिसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है, उसी को घोषित किया था। तो अगर आपको गोलमेज सम्मेलन में इनका याद होगा तो आप इसी सन याद कर लेंगे और उसी में इस सांप्रदायिक अधिनियम को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 1928 में जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जे ए नेहरू है, एम एल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू में से एम एल नेहरू आपका ऑप्शन सही होगा। जो कि आप तारीख भी याद रख सकते हैं, 28 अगस्त की वो तारीख थी, क्योंकि कई जगह जब नेहरू रिपोर्ट की बात होती है तो वहां तारीख भी लिखी रहती है। तो नेहरू रिपोर्ट एम एल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? महात्मा गांधी जी को बनाया गया था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। इन्होंने ये सुझाव दिया था कि हिंदू और मुसलमानों को सरकार का सहयोग करना बंद कर देना चाहिए, ऐसा इनके द्वारा जो है वो कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो है वो आपका था? तो अगर आपको लगे कि बहुत स्पीड में मैं आंसर बता रहा हूं तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं आप। और चाहें तो जब क्वेश्चन यहां पर सामने आए तो वीडियो को रोक करके खुद से भी प्रश्न सोच सकते हैं।
मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि कम समय में आपको ज्यादा चीज करा सकूं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। तो लॉर्ड रीडिंग आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एकमात्र यहूदी वायसराय जो है आपके थे। स्वराज पार्टी की स्थापना की बात हो, काकोरी कांड की बात हो, चौरा चौरी घटना की बात हो, किसके टाइम में हुई? तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुई। तीनों घटना याद रखिएगा। अगला कह रहा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया था इस बार जनवरी माह में इंदौर में। आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि जो महात्मा गांधी जी थे इसी तारीख को सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उनकी वापसी की याद में मनाया जाता है। कब से ये मनाया जा रहा है? तो 2003 से इसे जो है वो मनाया जा रहा है, परंतु 1915 में जो है ये भारत जो है वो लौटे थे। और इस समारोह में जो इस बार आपका 9 जनवरी 2023 की तारीख थी, इस समारोह में 2023 में कौन मुख्य अतिथि रहे थे इस बार? तो मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति आए थे। गुयाना के राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मोहम्मद इरफान अली। क्या नाम था? मोहम्मद इरफान अली। तो ये जो है वो इस बार अतिथि के रूप में जो है वो थे। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में अगर पूछा जाएगा, तो अगर विशिष्ट आगे लग गया शब्द तब आपका आंसर बदल जाएगा, क्योंकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जो थे वो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी करके। क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो ये आप नाम याद रखिएगा दोनों के दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिवस आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इससे करंट अफेयर भी आपसे बन सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन जो है आपका कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है ये किया गया था उद्घाटन। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका इंदौर जिले में किया गया था, और ये जो इंदौर में किया गया था दिसंबर 2022 में जो है वो किया गया था। और भारत के पहले और आप कहेंगे विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर का ये उद्घाटन किया गया था, जो कि भारत का पहला था और विश्व का दूसरा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक जो है आपके कौन है? वसीम अकरम, मिशेल ओबामा, जेफरी आर्चर, सुधा मूर्ति। तो आंसर मिशेल ओबामा आपका बिल्कुल सही होगा। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की पुस्तक है। सुल्तान ए मेमोरियल करके वसीम अकरम की है। नेक्स्ट इन लाइन करके जेफरी आर्चर की है। सुधा मूर्ति जो है इनकी ऐसी कोई खास नहीं है, तो बी वाला ही आप ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरद कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया गया था? तो बहुत ही फेमस हैं ये आपके टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरद कमल अंचत करके। तो आंसर यहाँ पर टेबल टेनिस आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये पुरस्कार जो है उसको जरूर ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। अगला कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। ये हवाई अड्डा कौन से राज्य में है? गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? तो अरुणाचल प्रदेश में आपका ये किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ईटानगर पड़ता है, जहां पर आपका ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसको पहले जो नाम इसका था वो था होलोंगी एयरपोर्ट। क्या नाम था? होलोंगी एयरपोर्ट। तो ये नाम अब बदल दिया गया है, और अब जो नया नाम है वो आप इस प्रश्न में देख पा रहे हैं, डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। तो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्टलिक 2023, इसका आयोजन किया गया था? तो कहां पर किया गया था? उत्तराखंड में जो है आपका किया गया था। किसके किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और ये आपका थल सेनाओं के बीच जो है वो डस्टलिक 2023 आयोजन किया गया था। उत्तराखंड के अंतर्गत कहां किया गया था? तो पिथौरागढ़ में जो है इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था। कहां पर किया गया था? उत्तराखंड के अंतर्गत पिथौरागढ़ में। डस्टलिक ध्यान रखिएगा, डस्टलिक जो है वो 2023। बाकी डस्टर आप जानते हैं जो चौक वाला होता है, देखते हैं सब जब रफ करते हैं उससे चौक ब्लैक बोर्ड पे, तो सब डस्टर
वाली जो चौक होती है वो सब ऊपर उड़ के आती है, तो ऊपर से थोड़ा सा उज्बेकिस्तान को जोड़ लीजिएगा, बाकी कोशिश ये कीजिएगा किसी चीज से जोड़ लेंगे तो याद करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है वो कौन से राज्य में शुरू की गई थी? तो ये योजना कहां पर शुरू हुई थी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिनके द्वारा मध्य प्रदेश में जो है इसको शुरू किया गया था। और मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है इसमें राज्य के जो भूमिहीन परिवार है, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, उनको राज्य सरकार जो है वो 600 वर्ग फुट, जिसको फुट स्क्वायर भी कह सकते हैं, ये आपका आवासीय भूखंड जो है वो गवर्नमेंट देगी। तो ये आपकी बेसिकली योजना थी, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। और आप जानते हैं हर व्यक्ति जो भूमि चाहता है वो ये क्या चाहता है, उसको कहीं मध्य में मिल जाए, शहर के बीच में मिल जाए, तो मध्य से मध्य प्रदेश जोड़ लीजिएगा, भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसे किया गया? शिव शंकरी जो है इनको सम्मानित किया गया। और जो लेखिका थी, तमिल लेखिका है ये, बेसिकली इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। और इनकी आत्मकथा का जो नाम था वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनकी आत्मकथा का जो नाम था वो था आपका सूर्यवंशम। मूवी तो आपने देखी होगी, जहर वाली खीर बहुत बार आ चुकी है रिपीट टीवी पर। तो सूर्यवंशम, शिव शंकरी और सरस्वती सम्मान 2023 मार्च 2023 में तमिल जो है आपकी ये लेखिका हैं शिव शंकरी, उनको दिया गया। आपको याद करने में कठिनाई भी नहीं होगी, सरस्वती भी माता है और शिव शंकर भी भगवान है, तो दोनों याद करने में कठिनाई नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से ऑपरेशन के द्वारा भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी? आपको याद होगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो ऑपरेशन दोस्त आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें तुर्की की बात हो या फिर आपका सीरिया की बात हो। इसको भूकंप आया था, उसमें बचाव राहत के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम जो है आपका क्या था? तो ध्रुव 1, विक्रम एस, स्टारशिप या रुद्रम। तो विक्रम एस आपका सही हो जाएगा। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम ये आपका हैदराबाद की जो निजी स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरो स्पेस। स्काई रूट एरो स्पेस ये कंपनी का नाम है जिसके द्वारा इसको विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आइसो हेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? समान ताप, समान दाब, समान वर्षा, समान लवणता। तो आइसो हेलाइन जो है समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ती है। आंसर आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, क्षुद्र ग्रह इनमें से कौन से द्रव दो ग्रह हैं जिनके बीच में आपके जो है वो पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि जो मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं इनकी कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड देखने को मिलते हैं और इन्हीं को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और कैसे इनका निर्माण हुआ है? तो ग्रहों के विस्फोट के कारण इनका जो निर्माण है वो हुआ है। और क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से कभी टकराते हैं ना तो पृथ्वी के पृष्ठ पर आप कहेंगे एक विशाल गर्त भी बनाते हैं, जैसे लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में ना, वो इसी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फेडरेशन कप का संबंध कौन से खेल से है? तो फुटबॉल से आपका फेडरेशन कप संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी बहुत पूछी जाती है। फेडरेशन कप फुटबॉल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओणम जो है वो मुख्य रूप से कौन से राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फल उत्सव है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या गोवा? तो केरल में आपका जो है ओणम त्योहार मनाया जाता है। केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और फसल जो होता है वहां पर अच्छी उपज के लिए भी आप कहेंगे केरल को में ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। और यहाँ पर पूजा मंदिरों में नहीं होती है, घरों में पूजा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य ऐसे हैं जो कि अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 4। भारत और भूटान जो सीमा है वो टोटल 699 किलोमीटर आपकी जो है वो लंबी है।
और भूटान भारतीय राज्यों की अगर बात करें तो सबसे पहला आपका भारतीय राज्य है असम, जिसके साथ 267 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर दूसरे नंबर पर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसके साथ जो सीमा लगती है वो 217 किलोमीटर की लगती है। उसके बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का 183 किलोमीटर, और उसके बाद नंबर आता है सिक्किम का। तो ये रटने वाला काम नहीं होता है, ये आप मैप अगर अच्छे से देखे हुए हैं तो आसानी से बता ले जाएंगे। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण ही नहीं है। तो आपको पता है जलवाष्प होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और सीएफसी भी होती है, परंतु नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें नहीं आती है। तो आंसर हो जाएगा यही, मीना का जलवा ग्रीन हाउस गैसेस कई बार बता चुके हैं। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होती तो इससे मिलती जुलती होती कौन सी है, तो वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। अंतर को समझ के रखिएगा, कई बार गलती ऐसी छोटी छोटी चीजों में हो जाती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O कहते हैं, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसों में आती है, पर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन से शहर को जापान का पिट्सबर्ग जो है वो कहा जाता है। तो किसको कहते हैं, ओसाका, टोक्यो, यवाटा, नागोया। तो बहुत लोग सोचते हैं जापान है राजधानी कोई कहते होंगे, तो नहीं, यवाटा को कहते हैं जापान का पिट्सबर्ग। और ओसाका जो है इसको जापान का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है। क्या कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ओसाका को जो है वो कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं नागोया की, तो इसको कहते हैं जापान का डेट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जापान का डेट्राइट जो है वो इसको कहा जाता है। तो आंसर यहां पर यवाटा सही होगा, बाकी भी दो चीजें याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है विश्व पूछा है, इसलिए 10 जनवरी के साथ जाएंगे। 10 जनवरी 1975 को एक्चुअल में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और यह सम्मेलन कहां हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। और इसी उपलक्ष्य में 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय विदेश मंत्रालय ने 2006 में जो है वो लिया था, और तब से ही ये मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछेगा विश्व हिंदी दिवस तो आप किसके साथ जाएंगे, 10 जनवरी के साथ जाएंगे। परंतु अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो आपका 14 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। दोनों में अंतर है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वाला 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अब तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी जो पादप होते हैं उसमें जो भोजन होता है उसके लिए क्या आवश्यक आपका होता है। तो आपको पता है क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो सभी के सभी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। वीडियो सभी लोग जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा, पर लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। स्वपोषी पौधों से आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसकी रिएक्शन क्या होती है। तो आपको पता है 6CO2 में अगर आप 12H2O मिला देते हैं, सूर्य का प्रकाश की जो आपकी उपस्थिति है वो यहां पर चाहिए होती है। इसके अलावा क्लोरोफिल चाहिए होता है, और इसमें जो बनता है वो आपका C6H12O6 बनता है, और उसके साथ साथ 6H2O बनता है, और उसके साथ साथ 6O2 भी आपका जो है वो अलग होता है, मुक्त होती गैस। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। ये क्वेश्चन हम आपको केवीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, उसमें आया हुआ था, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। सेम चीज आपके एससीईआरटी के कोर्स में भी दे रखा है। तो कूटपाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी अंग की संकुचन और प्रसारण के द्वारा जो अमीबा है ये प्रचलन करता है, भोजन जो है उसको ग्रहण करता है। आंसर आपका कूटपाद बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मिलान करना है आपको, एक तरफ जीव दे रखे हैं, एक तरफ उनके श्वसन अंग दे रखे हैं, और सही मिलान करके नीचे ऑप्शन भी ABCD करके दे रखे हैं। तो आंसर काफी नीचे हैं, हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं किससे कौन सा मैच होगा। तो मछलियों की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि फेफड़ा उसका श्वसन अंग होता है, तो ये तो इससे मैच हो जाएगा। मछली के अलावा सर्प का भी श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है, लिजर्ड जो है उसका भी फेफड़ा ही होता है। तिलचट्टा की अगर बात करें तो इसका जो श्वसन अंग है वो ट्रैकिया होता है। मेढक की अगर बात करें तो इसका श्वसन अंग त्वचा होता है। और लिजर्ड की अगर बात करते हैं तो अच्छा, ऑप्शन में गिल्स भी तो दे रखा है, तो हमारा आंसर यहां पर गलत टिक हो गया है आपका। मछलियों का गिल्स से हम मैच करेंगे ना सबसे पहले। तिलचट्टा की बात करेंगे तो
ये आपका श्वसन अंग ट्रैकिया जो है आपका हो जाएगा। मेढक की अगर बात करेंगे तो त्वचा से आपका श्वसन अंग हो जाएगा। और लिजर्ड की अगर बात करेंगे तो ये आपका फेफड़ों से हो जाएगा। अच्छा, तो फेफड़ा वाला यहाँ पर आपको लिजर्ड के अलावा मनुष्य भी याद रखना है। हमने धोखे से मछली वाला लगा दिया था, इसको गिल्स समझ करके, तो मछली तो आपका गिल्स से होगा ना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, नीचे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले 3 था, फिर 1 था, फिर 4 था, फिर 2 था, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, परासरण, विसरण, चालनी नलिकाएं या जाइलम वाहिकाएं। आंसर हो जाएगा आपका विसरण के द्वारा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है, क्योंकि एक कोशिकीय शैवाल में परिवहन तंत्र होता ही नहीं है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो शैवालों में जल का परिवहन होता है वो विसरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन आपका है जो कि आपका गलत है। तो पहला आप देखेंगे जो कि बिल्कुल सही है, पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये आपका गलत है। क्योंकि जो अगर बात करते हैं मस्तिष्क की तो 3 भागों में बटा होता है। मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? तो 3 भागों में जो है वो बटा होता है। एक आपका होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा आपका होता है जिसको हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम पश्च मस्तिष्क। और जो पश्च मस्तिष्क है उसी को लेकर यहाँ लिखा गया था, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। अच्छा, सबसे लंबी कोशिका जो है वो आपका न्यूरॉन होती है, इस चीज को भी याद रखिएगा, कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो न्यूरॉन होती है। इसका जो एक्सॉन भाग होता है ना, वो आपका पहले ऑप्शन में दिया गया है कि चारों ओर घिरी श्वेत झिल्ली को माइथिलिन शीथ कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आंख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, ये भी सही है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है, ये भी आपका सही है। तो बाकी सही है, बी वाला गलत है, गलत ही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। अगला कह रहा है पौधों में बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है वो क्या होता है? पौधों में नहीं पूछा है, इनमें से पूछा है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है, यानी मस्तिष्क के जो भाग होते हैं उसके अंतर्गत पूछा गया है। तो सेरिबेलम है, मेडुला है, सेरिब्रम है, कार्पस कैलोसस है। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर होगा सेरिब्रम। ये बेसिकली अग्र जो मस्तिष्क होता है ना, उसका जो है वो भाग होता है, जो कि आपका बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। अगर सोचने समझने की शक्ति की बात हो, स्मरण शक्ति की बात हो, प्रेरणा की बात हो, घृणा की बात हो, प्रेम की बात है, भाव की, भय, हर्ष, कष्ट, जितने आप भावनाएं देख पाते हैं सब इसी सेरिब्रम के द्वारा ही आपका होता है। तो आंसर हो जाएगा सी वाला, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है अलैंगिक जनन की जो विधि होती है वो विखंडन होती है, मुगलन होती है, बीजाणु जनन होती है, या फिर आपका सभी होती है। तो आपको पता है कि लैंगिक अलैंगिक दो टाइप के बढ़ते हैं। तो अलैंगिक जो जनन प्रजनन होता है उसकी वो विधि जिसमें जनक के संयोग की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एकल जनक में भी नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है बिना युग्मक के संयोग से। मतलब मेल और फीमेल मिलता है तभी आपके एक नया जन्म होगा। अब जो एक मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें वो दोनों रहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एकल जनक में भी नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो वो आते हैं सब अलैंगिक जनन में। तो इसमें विखंडन भी आता है, मुकुलन भी आता है, बीजाणु जनन भी आता है। आंसर इनमें से सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है पराग कोष में पाए जाते हैं दलपुंज, परागकण, बाह्य दलपुंज, स्त्री केसर, कौन सा सही होगा? तो परागकण जो है ये आपका सही हो जाएगा। जो पराग कोष हैं उसमें पाए जाते हैं परागकण, और यही परागकण ही तो जाते हैं मेल से फीमेल में, ताकि आपका जो फूल होता है वो फल में कन्वर्ट होता है। अच्छा, एक पूरे पुष्प के जो भाग होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। एक बाह्य दलपुंज होता है, एक दलपुंज होता है, एक आपका पुमंग होता है, और एक आपका जायांग होता है। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 वाली का जो आपको पढ़ाया था ना, उसमें आपने देखा था, ये आया भी था। पुमंग जो होता है बताया था, उसमें पुष्प का नर भाग होता है जिसको पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर में ही सबसे ऊपरी भाग में पराग कोष पाया जाता है। एससीईआरटी क्लास 6 पढ़ाया चुके हैं, नहीं देखा हो देख लीजिएगा। इसमें परागकण होते हैं, और जो जायांग होता है ये पुष्प का मादा भाग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो नेत्र होता है उसके रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक होती है, काल्पनिक होती है? तो आप कहेंगे वास्तविक होती है। सीधा होती है कि उल्टा होती है? तो उल्टा होती है। वास्तविक होती है, उल्टा होती है, और छोटी होती है कि बड़ी होती है? तो छोटी होती है। आंसर आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जिसका फोकस होता है ना वो बिंदु रेटिना पर आपको बेसिकली देखने को मिलता है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला कह रहा है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सबसे पहले गतिशील कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, आयन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कौन सा सही होगा? तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। जब कोई भी विद्युत परिपथ होता है
उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जाता है, यानी कि माइनस से प्लस की ओर जो है वो जाता है। आंसर हो जाएगा पहला वाला। अगला कह रहा है जो सौर पैनल बनाए जाते हैं वो अनेक सौर कुंकर जो होते हैं उनको संयोजित करके बनाए जाते हैं या अनेक सौर सेल को संयोजित करके। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जो सौर सेल होता है उसमें सीधे सूर्य की जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो बनाए किससे जाते हैं? ये सिलिकॉन से बेसिकली बनाए जाते हैं। और ये सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक जो है वो आपका होता है। इसे क्या कहते हैं? अर्धचालक जो है वो आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 62। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, गणना की है, बदलने की है, तुलना करने की है, अंतर स्पष्ट करने की है। तो आंसर हो जाएगा आपका तुलना करने की। मापन जो होता है वो राशियां जिसके द्वारा माप तौल करते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं और इनके मात्रक होते हैं जिसमें से आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और मूल मात्रक होते हैं। तो आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु का वेग शून्य है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर है, वस्तु का वेग एक समान है। तो हम कहेंगे वस्तु एक समान चाल से चल रही है अगर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसका फॉर्मूला होता है S बराबर VT करके। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो जड़त्व का गुण होता है वो किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में होता ही नहीं है, या केवल गतिशील वस्तुओं में होता है। तो जड़त्व का जो गुण होता है वो प्रत्येक वस्तुओं में आपको देखने को मिलता है। न्यूटन का अगर पहला नियम आपने पढ़ा है तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि जब कोई गतिशील है तो गतिशील तब तक वो वस्तु रहेगी कोई जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसे रोका ना जाए। सेम चीज स्थिर है जब तक स्थिर रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसे गतिमान अवस्था में न कहा जाए। तो उसको ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का गुण जो होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम न्यूटन के कौन से नियम को कहते हैं? तो पहले नियम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में जो स्वतंत्रता पूर्वक गति है करते हुए जो सभी पिंड होते हैं उनकी जो चाल होती है वो क्या हमेशा एक समान रहती है? त्वरण समान होगा, वेग समान होगा, बल बराबर होगा। तो आंसर की बात करते हैं, उनका जो त्वरण होता है वो आपका समान होगा। निर्वात में सभी जो वस्तुएं होती हैं वो समान त्वरण के साथ एक गिरती हैं और उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोधक बल काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो ये तो आपको मैंने दो एग्जाम्पल भी बताए थे उसी SCRT वाले वीडियो में कि एक नौसादर हो जाएगा, एक कपूर हो जाएगा। आपके कोर्स में SCRT बिहार की जो बुक पढ़ाई थी उसमें दिया भी गया था। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा तत्व है? पीतल है, आर्सेनिक है, कांसा है, स्टेनलेस स्टील है। तो आपको पता है आर्सेनिक जो है आपका एक तत्व है, क्योंकि इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों में आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। पीतल क्या है? तो आपको पता है मिश्र धातु है। स्टील क्या है? मिश्र धातु है। तो वो आपसे मिश्र धातु किससे किससे मिलकर बनी है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैथोड किरणें जो होती है उसमें क्या उपस्थित रहता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु। तो कैथोड किरणें जो होती है उनमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका रहता है और कैथोड किरणें जो होती हैं वो आपकी ऋण आवेश जो कण होता है उससे बनी होती हैं। इन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन की? तो थॉमसन ने की थी। ईटा पर नाचो कई बार ट्रिक बताई है तो उससे भी याद रख सकते हैं। ईटा में ई से इलेक्ट्रॉन और टॉ से थॉमसन करके। थॉमसन भी लिखते हैं, थॉमसन भी लिखते हैं। अगला कह रहा है कि C6C14 इसके एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कितनी है? तो मूलभूत कण क्या होंगे? जो कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के टोटल हम निकाल लें। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपके यहां पर 6 हो जाएंगे। अगर यहां पर बात करते हैं प्रोटॉन की तो प्रोटॉन भी आपके 6 ही हो जाएंगे। और अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन की तो 14 - 6 कर दीजिए, क्योंकि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं तभी आपका न्यूट्रॉन निकलता है। तो न्यूट्रॉन की जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी 14 - 6। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो 6, 6 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 दूना 12 और 8 यानी कि 20 आपका आंसर हो जाएगा कुल मूलभूत कणों की संख्या। और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 दोनों कैसे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन 6 पर प्रोटॉन भी 6। न्यूट्रॉन आपने घटा करके निकाल लिया।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्र में कौन सा लवण सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आपको पता है नमक पाया जाता है। नमक को क्या कहते हैं? नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का तत्व क्या होता है? तो NaCl होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड सही हो जाएगा। नमक जो नॉर्मल हम लाइफ में यूज करते हैं ना, वही होता है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी धातु को केरोसिन में डुबो करके रखते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, टंगस्टन, मरकरी। तो आपको पता है सोडियम धातु जो होती है ना, उसको आप केरोसिन में डुबो करके रखते हैं, क्योंकि सोडियम और जो पोटेशियम होता है वो ऐसी धातुएं होती हैं जो कि अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लें तो बहुत, ऑक्सीजन के साथ आप कह सकते हैं या वायु में खुला छोड़ देंगे तो वो तीव्र क्रिया करते हैं। तो इसलिए अगर आप उनको खुला छोड़ देंगे तो जलने लगेंगी। तो धातुओं को खुला छोड़ने पर जलने लगती हैं, इसी कारण से इनको केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। तो सोडियम के साथ आप एक और नाम याद रखिएगा, वो है पोटेशियम। तो ध्यान रखिएगा सोडियम और पोटेशियम ये दो धातुएं हैं जो कि आप किस में रखते हैं? तो केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर महात्मा गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, तो नहीं दिखता है। निशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की। गोवध पर निषेध, बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवध मतलब गाय की हत्या वगैरह होती है ना, उसको रोक लगाया जाए। बाकी इनमें और भी चीजें थी, जैसे ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर के इन्होंने जो है प्रभाव दिखाई देता है। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे, वो इसमें दिखाई देता है। और जो मदिरा पान वगैरह होता है उनको रोक लगाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की थी। कृषि और पशुपालन को लेकर के इन्होंने कोशिश की थी। तो ये सभी अगर ऑप्शन देखने को मिले तो इन सब में इनका योगदान था। अगला कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात जो स्थिति है उसकी जो घोषणा है वो किए जाने के बाद कौन सी अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा हो जाना चाहिए? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। तो 1 माह के भीतर भीतर आपका अनुच्छेद 352 जो आर्टिकल है इसके द्वारा आपका आपात स्थिति लगाई जाती है। और राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें तो इसी 352 के अंतर्गत एक सब सेक्शन आता है 4 करके। इसमें आपका जो आपात स्थिति है उसमें अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के अंतर्गत होना चाहिए, वरना फिर वो घोषणा है वो फिर लागू नहीं रहेगी। इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो 1 माह के भीतर आपका हो जाएगा। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, या भारत के राष्ट्रपति, या फिर केवल और केवल पहला, केवल और केवल दूसरा। अच्छा, नीचे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो इन्हीं में से छांटने हैं, केवल पहला या फिर आपका केवल दूसरा, केवल तीसरा, या एक और दो, दोनों। तो आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहां पर हो जाएगा केवल और केवल भारत के जो वित्त मंत्री आप देख रहे हैं ना, ये आपके संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य आपका जो है वो नहीं होते हैं। और उनका ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल 3 जो है आपका वित्त मंत्री की, राष्ट्रपति आपका होना चाहिए ना। ऑप्शन जो है वो आपका भारत के राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति जो है वो सही होगा। आर्टिकल आपका है 53, जिसमें ये कहा जाता है कि जो संघ की शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और संसद का सदस्य होना वो इस राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं होता, परंतु प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री जो है इनके साथ किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका भारत के राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग केवल और केवल थर्ड वाला जो है वो होगा। अगला देखते हैं 75 कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात जो है वो की गई है? तो आंसर की बात करते हैं 350A आर्टिकल आपका जो है वो सही होगा। मातृभाषा में शिक्षा देने को लेकर के बात की गई है, हिंदी को प्रोत्साहित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन 76 है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हाल में एक पेपर हुआ था कि लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन जो है वो कौन सी समिति को कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को जो है वो कहा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कर दी गई है 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर
62 वर्ष कर दी गई है। अगला है चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता इनमें से क्या है? तो क्या है वो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो लोक स्वास्थ्य जो है वो आपका नहीं आता है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो आपको पता है टोटल 100 विषय हैं और टेलीफोन, डाक, रक्षा ये सब संघ सूची में जो है वो आता है। स्वास्थ्य जो लोक स्वास्थ्य आप देख रहे हैं ये राज्य सूची का जो है वो आपका विषय है। तो वही पूछा भी गया था कि कौन सा इसमें से नहीं है। अगला अगला कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट बराबर किसके जो है वो होता है? तो ये होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद के। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। अच्छा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इसको कहते हैं जीएनपी और जो मूल्यह्रास छूट होती है इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। अगर इसको इससे घटा दिया जाए तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको एनएनपी भी कहते हैं, एनएनआई भी कहते हैं, तो ये जो है हमें प्राप्त जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, पर चौथी गलत है ना। 1966 से 71 तक आपका यहाँ पर लिखा गया है, जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से स्टार्ट हुई थी और 74 तक चली थी। ये आपका इसका सही समय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय जो घाटा है बिहार के जीएसडीपी इसका कितने परसेंट होने का अनुमान है? तो 3.47, 2.98, 3.78। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा 2.98%। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी देखने को मिली? तो ये देखने को मिली 10.98%, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? कई बार आपको बताया है बचपन में एमबीए किया ट्रिक, तो बचपन में बा से आपका बांग्लादेश आता है और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही है। 4096.7 किलोमीटर जो है ये लंबी है। और सबसे छोटी अगर सीमा की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के साथ है, क्योंकि बचपन में एमबीए ए जो आता है ना उससे अफगानिस्तान है। तो उस ट्रिक को अगर याद रखे होंगे, कई बार बता चुके हैं, तो बताने की तो आवश्यकता है नहीं। और इसके साथ जो सीमा लगती है वो मात्र 106 किलोमीटर की जो है आपकी लगती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में जो है आपका विभाजित है? तो आपको पता है कि भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक आपका है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा आपका है विशाल मैदान, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, आवाज पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो है आपका है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा आपका जो है वो आपका पड़ता है तट के अंतर्गत। तट कह लीजिए, द्वीप कह लीजिए, तो ये आपका 4 प्रकार हो जाएंगे। तो ये आपके किस में आते हैं? ये आपके आते हैं प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल। तो आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ऊंचाई इसकी 8,848 मीटर है और वर्तमान में अगर देखेंगे तो 8,850 भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में जनसंख्या के अनुसार जो तीसरा और क्षेत्रफल में बात करते हैं तो कौन सा राज्य जो है आपका आता है? कह रहा है जनसंख्या के अनुसार तीसरा हो पर क्षेत्रफल में वो 12वां हो, वो कौन सा है? तो आंसर की बात करते हैं बिहार राज्य आपका सही हो जाएगा, जो कि बताया चुके हम एक वीडियो में पूरा बिहार, पहला ही सबसे वीडियो बिहार वाला पढ़ा चुके हैं। हैंड रिटन नोट्स नहीं देखा हो देख लीजिएगा। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। तेलंगाना का जब मैंने बताया था ना गठन हो गया था, तो इसके बाद इसका जो नंबर है वो बदल गया है। तो अब क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो गया? 13वां हो गया है तेलंगाना के बनने के बाद। और जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान फिर से 12 हो गया है। इस चीज को भी आप यहां पर याद रखिएगा। समझ गए होंगे? तेलंगाना के बाद 13 और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर वाला जो बन गया केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद फिर से 12। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 88 की समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते ये किस सागर में उत्पन्न जो है आपका हुआ था? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। आंसर की बात करते हैं तो आपका अरब सागर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्री तूफान जो तौकते है ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। कब आया था? तो मई 2021 में आया था और मई 2021 में बेसिकली ये गुजरात के तट से टकराया था और तभी इसका नाम जो है वो फेमस हुआ था।
अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती से मतलब होता है कि कई तरीके की फसलों के उत्पादन के साथ साथ जो पशुपालन होता है इसको भी आप साथ साथ में बढ़ावा दें, जिससे क्या हो, खेती से जो समय बचे उसको आप पशुपालन करके अपनी जो वृद्धि है आय में उसको बढ़ा सकें। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मिश्रित खेती का मतलब पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया गया? जयपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु। तो भोपाल आपका सही हो जाएगा। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर? तो भोपाल में। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहां पर किया गया था। कब किया गया था? तो 21 से लेकर के 24 जनवरी 2023 में जो है ये आपका किया गया था। इस महोत्सव की जो थीम रखी गई थी वो थी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर होना। अगला कह रहा है भारत में ऊर्जा का नाभिकीय स्रोत जो है आपका क्या है? तो क्या है आपका? कोयला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में जो ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है वो कोयला से प्राप्त होता है और आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो तारे का जो रंग होता है वो किसका सूचक होता है? दूरी का होता है, उसकी ज्योति का होता है, उसकी पृथ्वी से दूरी है, उसके टेम्परेचर का, तो उसके ताप का सूचक जो है वो होता है। तारों का जो रंग होता है उनके ताप का सूचक होता है। अलग अलग जो रंग के तारे होते हैं उनका जो ताप होता है वो अलग अलग होता है। जैसे नीले रंग का आप देखेंगे तो ज्यादा होता है सबसे, और लाल रंग देखेंगे तो कम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिन रात जिस कारण से होते हैं वो क्या है? भू परिक्रमण है, परिभ्रमण है, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण है, या चंद्रमा के परिक्रमण के द्वारा? तो आंसर की बात करते हैं, भू परिभ्रमण जो है आपका सही हो जाएगा। एक्चुअल में जो अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, रोटेशन होता है, वो परिभ्रमण के कारण होता है और इसके कारण ही पृथ्वी पर दिन रात आपके होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परिभ्रमण जो होता है वो अपने अक्ष पर घूमना होता है, जो परिक्रमण होता है वो किसी के चारों ओर घूमना होता है। तो दोनों में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, अधिकतम है? तो अफ्रीका में है, यूरोप में है, एशिया में है, दक्षिणी अमेरिका में है? तो आपको पता है कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश हैं। अफ्रीका में देश की संख्या आपकी टोटल 54 है। यूरोप में ये संख्या 49 है, एशिया में ये संख्या 48 है और दक्षिण अमेरिका में ये संख्या आपकी 12 है और उत्तर अमेरिका में ये संख्या जो है आपकी 23 है। इस प्रकार से आंसर आपका अफ्रीका जो है वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत के कौन से राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, महाराष्ट्र में या केरल में? तो केरल में मानसून का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले होता है और अधिकांश जो भाग है वो अभी भी वर्षा पर ही यहाँ पर कृषि जो है वो डिपेंड है। अगला कह रहा है हरित जो क्रांति है वो किससे संबंधित होती है? मोटे अनाज के उत्पादन, दलहन, गेहूं उत्पादन, तिलहन उत्पादन? तो आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से लेकर के 67 के बीच में और इसी में ही जो उन्नत बीज की किस्म है उसको लाया गया था, हरित क्रांति का आधार बना था। तो आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन। अगला कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा था? कोचीन, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद? तो आप सभी को पता है कि कोचीन आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं सही हो जाएगा। केरल में आपका ये स्थित है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का भी पहला ऊर्जा जो सौर ऊर्जा वाला संचालित हवाई अड्डा है वो बना है। तो सौर ऊर्जा वाला अगर पहले विश्व का भी पूछेगा तो भी आपको याद रखना है कि कोचीन है हवाई अड्डा, और अगर पूछेगा भारत का तो भी कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है और ये जो इसने उपलब्धि हासिल की थी 2015 में हासिल की थी। अगला कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी ये कहां पर स्थित है? तो आपको पता है कि ये नागपुर में जो है वो आपका स्थित है। नीरी आपका भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित काम है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है इको मार्क ये किसको दिया जाता है? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों के दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है और इस बार जो आपका मनाया गया वो तो है, पर सबसे पहला कब मनाया गया? 1974 को आपका पहली बार मनाया गया था और स्टॉकहोम जो अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था बेसिकली 1972 में जो इसको आयोजित किया गया था वो पर्यावरण पर पहला जो आप कहेंगे वैश्विक शिखर सम्मेलन कौन सा था? तो यही था 1972 वाला। इसमें ही सम्मेलन जो था उसी में ही 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।
बात करते हैं इस बार की, जो आपकी 2023 की थीम क्या रही है विश्व पर्यावरण दिवस की, तो ये रही है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या रही है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या आपको पता है ना कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कितना खतरनाक होता है, तो कहीं ना कहीं उसी को ही इस बार लक्ष्य जो है वो रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे गणित के प्रश्नों की तरफ। आपको मैंने पहले भी बताया था, कल हमने एक वीडियो देखा था जिसमें सभी बुक्स की बात की थी कि कौन सी अच्छी है, किसको आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो बुक्स हैं उसमें मैथ का पोर्शन अलग अलग दिया गया है। किसी में मैथ महज 10 नंबर दिए हैं, किसी में 5 दिए हैं, किसी में 20-25 मैथ भी दी गई है। तो सबसे पहला 101 नंबर प्रश्न है कि किसी परिमेय संख्या का हर, यहां पर परिमेय पूछा गया तो मान लीजिए परिमेय x का उसका अंश x मान लीजिए और हर को उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 6 ज्यादा है। तो अगर हम अंश को मानेंगे x तो हर क्या हो जाएगा? 6 ज्यादा है, यानी कि आपका x प्लस 6 हर हो जाएगा। कह रहे यदि अंश में 18 बढ़ा दिया जाता है, तो अंश में यानी ऊपर आपका 18 हमने बढ़ा दिया, और कह रहा है हर में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो हम क्या करते हैं हर में भी 2 की वृद्धि कर देते हैं, और ऐसी कंडीशन में जो वैल्यू आपकी प्राप्त होती है वो 3/2 प्राप्त होती है। इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो अंश और हर दोनों की वैल्यू निकल आएगी। इसको सॉल्व अगर करेंगे, 2 को उधर से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 18 दूना हो जाएगा 36, यानी 2x प्लस 36 जो है ये आपका एक तरफ होगा, और बराबर में लगाएंगे 6 को x से गुणा करेंगे, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और यहां पर 6 तिया 18 और 3 दूने 6, 18 और 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि प्लस 24 हो जाएगा। यहां पर 3x है, उधर जाएगा तो घट जाएगा, या 2x को भी उधर ले जा सकते हैं, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो केवल x बचेगा, और 36 में 24 घटाएंगे तो केवल 12 बचेगा। अब यहां से x की वैल्यू अगर 12 आपको पता चल गई, तो आपने क्या माना था स्टार्टिंग में? x अंश को माना था, यानी कि अंश की जो वैल्यू आपकी निकल करके आएगी वो 12 आपकी आ जाएगी, क्योंकि आपने उसको यही जो है वो माना था। तो हम x बराबर सीधे सीधे 12 लिख देते हैं। हर को हमने क्या माना था? x प्लस 6 माना था, क्योंकि कह रहा था ना अंश से 6 अधिक है, यानी कि जो हर की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी? तो x प्लस 6 आएगी, और x जो आपकी वैल्यू है वो हमने कितनी निकाली? वो 12 निकाली, और 12 में 6 जोड़ देंगे तो आपका 18 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं इस परिमेय संख्या की, तो आपका क्या निकल करके आएगा? 12/18 आएगा। 12 ये 18 ये, 12 18 काटेंगे, किससे कटेगा? तो आप काट लीजिए 6 से, 6 दूना 12 होता है, 6 तिया 18 होता है, तो 2/3 आएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। आंसर 2/3 आपका सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। कोई चीज ना समझ में आए पूछ लीजिएगा कमेंट में, स्पीड में चल रहे हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड को बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग घटा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन के लिए इतना स्पेस नहीं है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में ही हम इसको आपको समझा करके बताते हैं। तो ये आपका प्रश्न था 5 की घात x प्लस 1 माइनस 5 की घात 3 माइनस एक्स, और बराबर आपका यहाँ पर 5 की घात 1 माइनस एक्स करके। तो सबसे पहले ये देखिए कि जब भी आपकी कोई भी वैल्यू दे रखी है, उसके जो घातांक में वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर घातांक में आपके वैल्यू दे रखी है तो इसको हम इस प्रकार से अलग अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड के रूप में। तो 5 की घात x को हमने अलग कर लिया, और जो 1 लिखा हुआ था उसको हमने 5 की घात 1, तो 5 ही होता है, इसको अलग कर लिया, माइनस 5। अब इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे तो वैल्यू माइनस में दे रखी है, यहां पर आपकी प्लस में दे रखी थी, तो प्लस वाली के तो आप मल्टीप्लाइड में इस प्रकार से अलग कर सकते हैं, पर माइनस में अगर कोई घातांक में है तो बताया उसको बटे में अगर आप ले आएंगे तो वो वैल्यू माइनस से प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 की घात 3 को आपने अलग कर लिया, और यहाँ पर जो माइनस एक्स है उसको पावर में आप जब बटे में लेकर के आएंगे तो 5 की घात x बचेगा। अब आप सोचेंगे ये 5 कहां से आया, तो 5 इसी के घातांक में दोनों में था ना, इसलिए आपका दोनों को अलग अलग कर लिया गया जैसे पहले में किया गया। बराबर में 5 की घात 1 माइनस एक्स है, तो सेम यहाँ भी माइनस लगाए, तो 5 की घात x को आप बटे में ले आएंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, और 5 की घात 1 तो 5 ऑलरेडी था। अगले स्टेप में आप देखेंगे तो ये 5 की घात 3 125 हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये 5 कॉमन है, तो हमने 5 बाहर निकाल लिया, तो बचेगा 5 की घात x, जो कि हमने अंदर लिख दिया। इस 125 में से भी ये 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आपका 25 बचेगा केवल, और 5 की घात x बटे में वैसे ही रहेगा, और बराबर 5 की घात 5 की पावर x ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 5 की घात x यहाँ पर है, तो हम एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 1 मान लेते हैं तो 1 5 की घात x एक बार में जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 5 की घात 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 5x है और इसी से ही गुणा करना है। फिर से यहां पर देखेंगे तो 5 की घात x एकन्नम होता है, 25 से 1 को गुणा करेंगे तो 25 ही रहेगा, और ये वाला जो 5 देख रहे हैं, ये वाले 5 से ये वाला 5 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 की घात जो 2x दे रखी वैल्यू, इसको इधर ही रख रहने देते हैं। 5 की घात x इधर भी है इधर भी है, तो कट जाएगा।
तो -25 को बराबर के उधर ले जाते हैं तो +25 हो जाएगा, 5 की घात 2x बराबर 25 हो जाएगा। अब इस 25 को 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब 5 यहाँ भी आधार में, 5 यहाँ भी है, तो जो घातांक होती है वो आपस में बराबर हो जाती है, तो 2x की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी और x की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो उतना वहां डिस्टेंस भी नहीं था, और दूसरी चीज है, अगर वहां लिख करके एक एक पॉइंट बताते तो हो सकता है आधी चीज समझ में आपको ना आती, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर में ही आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 639,387, ये आपके नंबर दे रखा है और इसमें ये पूछ रहे हैं कि 9 का स्थानीय मान और 9 का जाति मान, इनके बीच अंतर क्या होगा। आप समझिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे 9 यहाँ लिखा हुआ है, 9 के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने जीरो लगा दीजिए, तो अगर स्थानीय मान पूछेंगे तो 9,000 हो जाएगा। जाति मान में जीरो नहीं लगाते हैं, सीधे सीधे वो नंबर ही लिख देते हैं। तो स्थानीय मान 9,000 निकल आया इसमें और जाति मान 9 निकल आया। प्रश्न में अंतर पूछ रहा था, 9,000 में 9 घटा दीजिए, 8,991 आ जाएगा और यही 8,991 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका है 104, जिसमें x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं इसका पूछा गया है कि आप गुणनखंड निकालिए। बस इतना पूछा गया है। अब हम आपको एक एक बार बार प्रश्न नहीं दिखा रहे हैं, जब आंसर सामने दिया है, क्वेश्चन सामने दिया है, तो इसी में मैथ के क्वेश्चन जितने हैं समझाए दे रहे हैं। अब गुणनखंड निकालने के लिए आपको पता है कि 9x को इस प्रकार से ब्रेक करना होता है कि गुणा करने पर आपका इनका इनका जो गुणा है उसके बराबर आए। तो यहाँ 18, यहाँ एक वैल्यू है तो 18 आना चाहिए। तो 9x को कैसे तोड़ सकते हैं, 6x और 3x में तोड़ सकते हैं। तो 6 6 3 18 होता है और साथ में -6x -3x, तो -9x होगा भी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर x स्क्वायर तो केवल x बचेगा, यहाँ x एक ही था तो केवल 6 बचेगा। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस की वैल्यू आपकी कॉमन आ रही है, माइनस ले लीजिए। साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है तो 3 ले लीजिए। अब यहाँ पर केवल x बचेगा, यहाँ 18 लिखा था तो 3 छंग 18 होता है, तो यहाँ पर x -6 आ जाएगा। ये वाला x और -3 ये एक तरफ लिख लीजिए और x -6 दोनों जगह कॉमन है तो x -6 एक तरफ लिख दीजिए। तो यही आंसर हो जाएगा, x -6 और x -3, यही आपका ऑप्शन वहां पर डी दिया गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भी चलिए दिखाई देते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। उसके बाद ये था जिसमें 9 का स्थानीय मान जाति मान के बीच अंतर, उसके बाद इस व्यंजक का आपसे पूछा गया था गुणनखंड, ये सब समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यही देख लेते हैं कि एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 66 छात्र आपके अनुत्तीर्ण हुए। पूछ ये रहा है कि उपस्थित हुए कुल छात्रों की संख्या है कितनी। अब ये समझिए कि अगर किसी क्लास में 94% छात्र पास हुए हैं और 66% छात्र फेल हुए हैं, तो बचे कितने हैं, 6% तो बचे। अगर कोई क्लास में 94% आपके पास बच्चे हैं तो बचे 6% ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे। और कह भी रहा है कि 66 छात्र हैं जो कि फेल हुए हैं, यानी 6% की वैल्यू जो है वो आपकी 66 के बराबर हो जाएगी। 1% की वैल्यू जो है वो 11 के बराबर हो जाएगी। पूछ क्या रहा था, उपस्थित कुल छात्रों की संख्या, तो 100% की वैल्यू जो होगी वो 11 को 100 से गुणा कर दीजिए, तो 1100 आंसर आना चाहिए, जो कि चारों ऑप्शन में नहीं है, यानी एक जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए और डी वाला आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन में भी गलत आंसर दिया गया है, 1100 आपका यहाँ पर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है यदि 10 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो आपका 8 पुस्तकों के क्रय विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 पुस्तक का क्रय मूल्य, 10 पुस्तक और क्रय मूल्य कहते हैं कॉस्ट प्राइस को, या सीपी कह देते हैं सीधे सीधे। और कह रहा है 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, यही तो कह रहा है। अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को एक नीचे कर लीजिए, तो कॉस्ट प्राइस और बटे में आपका एसपी, और ये जो 10 है उधर बटे में ले आइए, 8 वहीं रहने दीजिए, बटे में ले आइए 10। अब कोई चीज आप खरीदते हैं 8 रुपए में और बेच देते हैं 10 रुपए में, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 रुपए का लाभ हो रहा है। और 2 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो किस पर हो रहा है, वो कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है। हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 2 रुपए का लाभ हो रहा है 8 रुपए पर, और परसेंटेज निकालने के लिए कर दीजिए 100 से गुणा। अच्छा ये तो पता चल गया आपको यहीं से कि ये प्रॉफिट हो रहा है, तो आंसर हानि वाले तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ऊपर के ही दोनों में से हो सकता है, तो काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 4 से काटेंगे 100 को तो 25 आ जाएगा, यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया। अब के एक्सप्लेनेशन में बुक के बहुत फॉर्मूले से हल किया गया है, तो उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने जो तरीका बताया उसी से करिए। 107 प्रश्न आपका देखते हैं। कह रहा है यदि 15 दिनों के लिए जो 6 पुरुष हैं उनकी मजदूरी 2400 रुपए है, 11 दिनों के लिए
9 पुरुषों की मजदूरी क्या होगी? आपको पता है फॉर्मूला बताया मैंने, MDH मसाले सुना होगा, तो उसमें M1 D1, अगर H दे रखा है मतलब घंटे भी दे रखा है तो H1 भी कर दीजिए, नहीं दे रखा है तो M1 D1 रखिए, तो 15 दिन हो जाएगा। तो ये M जो है ये बेसिकली मेन है, कितने हैं तो 6 पुरुष हैं, तो हमने 6 रख दिया गुणे। D जो है दिन जो है वो कितने हैं 15 हैं, तो हमने 15 रख दिया। और ये भी कह रहा है 2400 रुपए मजदूरी भी है, यानी बटे में W भी दिया गया है, W1 रख दीजिए। और सेम इसी प्रकार M2 गुणे D2 और बटे में W2, MDH फॉर्मूला काम करता है ऐसे, और बटे में रख दीजिए 2400। और M2 की वैल्यू कितनी है तो कह रहा है 11 दिनों के लिए 9 पुरुष, 9 पुरुष मैन M मतलब आदमी, तो 9 पुरुष यानी 9 लिख दिया। और उसके बाद D2 की वैल्यू कितनी है तो 11 है, कितने दिन है लिखा है ना, तो 11 दिनों के लिए, तो हमने 11 लिख दिया। और W2 निकालना है, मजदूरी पूछ रहा है ना, यानी W2 को आप निकाल लीजिए। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो WT की वैल्यू जो है डायरेक्ट ही बता देते हैं, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, 2640 जो है वो आपका आ जाएगा, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। समझ गए? बस फॉर्मूला MDH याद रखिए, M1 D1 H1। और अगर वेजेस दे रखा है, मजदूरी दे रखा है, तो H1 की जगह बटे में W1 लाना है। जब H1 होता है तो वो मल्टीप्लाइड में ही रहता है, परंतु अगर मजदूरी है तो वो बटे में आ जाती है। अगला देखते हैं, कह रहा है यदि साधारण ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 25 वर्ष में स्वयं की डबल हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? ये क्वेश्चन पता है आपको, सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 वाला जो पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें आया था। तो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखिए धनराशि मान लीजिए P है, कर रखा है ना, कोई एक धनराशि है, तो मान लीजिए वो P है धनराशि। और आपका जो मिश्र धन होगा वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाता है ना, स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो मिश्र धन यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 2P। और आपको पता है कि अगर हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, तो SI जो निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, ऊपर ही लिख देते हैं, SI निकल करके आएगा 2P माइनस P। 2P में से अगर P घटाएंगे तो कितना बचेगा, P बचेगा। तो आपका जो यहाँ से SI निकल करके आएगा वो केवल और केवल P निकल करके आएगा। अब फॉर्मूला आप जानते हैं SI का क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब SI की वैल्यू क्या हमने निकाली, P निकाली, तो P रख दीजिए। और P बराबर, P की वैल्यू क्या है, P तो ऑलरेडी है आपका, R की वैल्यू निकालनी है आपको तो R रख दीजिए, T की वैल्यू है 25 और T की वैल्यू है 100। अब यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, ये तो कट जाएगा। R की वैल्यू निकालेंगे तो 100, R की जब निकालेंगे ना तो 100 ऊपर चला जाएगा, 25 बटे में चला जाएगा, यानी कि R की वैल्यू 100 बटे 25 करेंगे तो 4% आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4%। तो आंसर क्या हो जाएगा 4% आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याओं का जो HCF है, महत्तम समापवर्तक, वो 11 दे रखा है, उनका LCM भी आपको दे रखा है, और क्या कह रहा है एक संख्या अगर 66 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। LCM कितना दे रखा है, LCM दे रखा है 686, और HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है आपका 11। और बराबर क्या दे कह रहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 66 है, और दूसरी संख्या कितनी है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं उसको x, और x की वैल्यू निकाल लीजिए। 66 11 से काट दीजिए, 11 का नम 11, 11 छंग 66, 6 से काट दीजिए 686 को, तो कितने में जाएगा 6 का नम 6, फिर एक अन्नम जाएगा, 2 उधर जाएगा, 6 6 36, नहीं उधर तो 2 जाएगा ना, तो 6 से कहाँ कटेगा, ये तो फिर ऑप्शन में मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ दे रखा है, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए 114.33 करके आंसर आएगा, जो कि चारों ही ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर फिर यही होगा। देख लीजिए कैलकुलेशन सही है, 66 गुणे x और बराबर 11 गुणे 600। अच्छा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुई है लग रहा है, तो कुल मिलाकर के मिसप्रिंट होने से का मतलब तरीका पता होना चाहिए आपको, 114.33 आंसर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 9 विद्यार्थियों का एवरेज अंक आपको दे रखा है 25, 6 विद्यार्थियों का औसत अंक दे रखा है 80, तो 15 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। तो 9 विद्यार्थियों का एवरेज 25 है, तो 9 गुणे 25 करेंगे कितना आएगा, 9 गुणे 25 करेंगे तो आएगा 250 में, कम कर दीजिए 25, 225 आ जाएगा, तो 225 यहाँ आ जाएगा। 6 विद्यार्थियों का एवरेज 80 है, तो 6 8 जा 48 होगा, और यहाँ पर लिख दीजिए 6 गुणे 80, और कितना आएगा 480। फिर क्या कह रहा है कि 15 विद्यार्थी, यानी 9 इधर वाले 6 उधर वाले, तो 225 और 480 जोड़ेंगे कितना आएगा,
तो 705 आ जाएगा। 225 और 480 अगर जोड़ेंगे तो 705 आ जाएगा। और 705 विद्यार्थियों का ही 15 विद्यार्थियों का एवरेज पूछा गया है। 705/15 कर दीजिए, तो 15 4 बार में 7 बार में 47 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन अच्छा रीजनिंग के दिए गए हैं, 10 मैथ के दिए गए हैं। तो मैथ तो खत्म हो गई, रीजनिंग पे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। अगर आप देखिए पी से आई तक कितना बढ़े आगे आप, तो पी क्यू आर एस टी यहाँ तो नहीं जा रहा, आई से पीछे बढ़िए, आई जे के एल एम एन ओ पी, यानी कि ये भी काम यहाँ नहीं करेगा। अब एक और यहाँ पर जो तरीका अपनाया गया है वो मैं बताता हूँ। तो इन सब लेटर को सबसे पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज आप करिए, तो सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आता है, इन सभी में ई आता है सबसे पहले, तो ई सबसे पहले लिखेंगे। ई इसके बाद, ई के बाद क्या आता है, तो ए बी सी डी ई एफ, एफ यहाँ दे रखा है यानी कि ई के बाद आपका एफ आएगा। इसी प्रकार ओ उसके बाद आता है, मैंने पी, पी उसके बाद आएगा। फिर देखिए पी दिया है, उसके बाद देखिए आर भी दिया है यानी आर उसके बाद आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एस आया है यानी एस आया है। उसके बाद देखिए यू आया है तो यू आया है। तो ये सबसे पहले आपने इन्हीं लेटरों को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। अब इनमें देखिए ई से 4 आगे बढ़ेंगे तो आई आ जाएगा, एफ से 4 आगे बढ़ेंगे तो 4 आगे नहीं 4 पीछे बढ़ेंगे तो बी आ जाएगा, यानी कि +4 किया गया है, फिर -4 किया गया है, फिर +4 किया गया है, फिर -4 +4 -4, इसी प्रकार से यहाँ पर हुआ है। समझ गए। अब यहाँ पर जो टेंडियस करके पूछा गया था, सबसे पहले टेडियस को आप अरेंज करिए। एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है, तो आपको पता है डी सबसे पहले आता है, डी यहाँ तीसरे पे लिखा है। उसके बाद ई दे रखा है तो ई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आई दे रखा है तो आई आ जाएगा। उसके बाद आपका ओ आ जाएगा, उसके बाद एस आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, उसके बाद यू आ जाएगा। देखिए यही लेटरों को हमने यहाँ अरेंज कर लिया। अब सबसे पहले +4 करेंगे तो डी से 4 आगे बढ़ेंगे क्या आता है, एच आता है। पहले ऑप्शन में एच दे रखा है, बाकी सी ऑप्शन में नहीं है, तो बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितना दिमाग लगाया गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है 2 6 10 17 52 94 861, क्या आएगा अगला। अब यहाँ पर 2 से 6 की तरफ अगर आप जाएंगे तो कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है 4 लिख दिया। 6 से 10 में अगर आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी आपका 4 का ही डिफरेंस है। ठीक है। 10 से 17 में देखिए तो कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, 7 लिख दिया। 17 से 52 में देखिए आप ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है, यानी 35 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 52 से 94 में आप देखिए तो 42 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर 42 लिख दिया। फिर 94 के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको देखने के लिए देखिए 4 4 7 35 42, क्या इसमें कोई किसी प्रकार का क्रम बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। 4 को 4 लाने के लिए सबसे पहले आपने 1 से गुणा किया तो 4 आया। 4 को 7 लाने के लिए आपने क्या किया, 3 जो है उसमें जोड़ दिया। अब देखेंगे जो ऊपर वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, वो वैल्यू जितनी भी है वो सभी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9 11 वही आएंगी। तो 4 को 4 लाने के लिए 1 से गुणा किया, 4 को 7 लाने के लिए 3 जो है वो जोड़ा गया, 7 से 35 लाने के लिए फिर देखिए 5 अगला आया है, पर 5 गुणा किया गया, पहले प्लस, पहले गुणा फिर प्लस फिर गुणा फिर प्लस, ऐसे चल रहा है। तो 1 3 5, उसके बाद अगला नंबर जो आएगा वो 7 का आएगा, यानी 7 जोड़ा जाएगा। तो 35 से 42 लाने के लिए क्या किया गया, नीचे लिखते, ऊपर वैसे भी जगह नहीं है तो और नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले 2 से 6 में डिफरेंस था 4 का, और उसके बाद भी अगला 4 था, तो अगला 4 और 4 यानी डबल सीरीज है यहाँ पे। तो 4 से 4 के लिए हमने क्या किया, गुणा किया, मल्टीप्लाइड आपका 1 से। उसके बाद 4 से 7 तक आने के लिए आपने क्या किया, जोड़ा आपका 3 को। फिर 7 से 35 आने के लिए क्या किया, अगला आपने गुणा किया 5 से। फिर अगला क्या किया, 1 3 5, अगला 7 आना चाहिए यानी +7 आ जाएगा। फिर अगला क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए यानी कि मल्टीप्लाइड 9 आ जाएगा। अगला क्या आना चाहिए, +11 आना चाहिए। मतलब ये क्रम आपको समझ में आना चाहिए। तो 94 तक हम पहुंचे थे। 94 से अगर आप देखेंगे तो 9 वाले पे आएगा, 9 से गुणा करने वाला। 94 में यहाँ ऊपर 42 था, 42 में 9 से गुणा कीजिए, 42 को 9 से गुणा कीजिए, जो डिफरेंस था उसकी बात हम कर रहे हैं। 9 दूनी 18, 4 चक्कू 16, नहीं 9 था यहाँ, 9 4 36, और एक ऊपर जोड़ेंगे तो 378 आएगा, यानी कि इस 94 में 378 जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको जोड़ने पर 472 जो है वो प्राप्त होगा। देख रहे हैं क्या खतरनाक सीरीज दे रखी, डबल सीरीज। इतना समय नहीं होता इतना दिमाग लगाने का, अब ये आया है तो बताना पड़ रहा है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर जी से डी, देखिए जी
डी, उसके बाद यहाँ डब्लू है, उसके बाद टी है, उसके बाद जी है। इसमें क्या क्रम चल रहा है? जी से डी पे आने के लिए जी 3 पीछे जाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 3 पीछे जाना पड़ रहा है, यानी कि -3 हो रहा है यहाँ से यहाँ पे। डी से डब्लू में अगर आप देखेंगे तो डी डब्लू का उल्टा होता है, अपोजिट जो वर्ड होते हैं ना, माउंटेन ड्यू डी का डब्लू होता है, तो ये विपरीत है, अपोजिट लिखा हुआ है। फिर डब्लू से टी में फिर देखेंगे तो यहाँ पर फिर से माइनस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये विपरीत हो रहा था, फिर -3। फिर टी से फिर जी में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये विपरीत होगा, और फिर जी से अगला जो आएंगे यहाँ पर -3 करेंगे, यानी कि जी से 3 पीछे जाएंगे तो डी आएगा। डी अकेले ऑप्शन ए में ही है, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं, सब में ही यही काम होना चाहिए, एक बार माइनस और एक बार विपरीत, एक बार माइनस एक बार विपरीत। वैसे एक चेक कर लिया है तो बाकी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है खाली जगह पर क्या आएगा। अब 64 दे रखा है, 14 दे रखा है, 16 दे रखा है। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, 16 और यहाँ पर 1 4 है। यहाँ पर अगर देखिए 1 और 4 को आपस में गुणा कीजिए, 1 गुणे 4, ये 14 वाला, तो आएगा तो 4 ही आपका, बचेगा 4। और इस 16 को इस 4 से गुणा कर दीजिए तो 16 चौक होता है 64। सेम चीज यहाँ पर भी देखिए, 8 एकन्नम 8 होगा, यहाँ पर आएगा जो आएगा वो 8 आएगा, आपस में संख्याओं को गुणा करने पर, तो 20 को 8 से गुणा करेंगे 160 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, तो किसको 7 से गुणा करें कि 175 आ जाए, तो आपको पता है 25 को ही 7 से गुणा करते हैं, जाके तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू 25 आनी चाहिए, जिसको इससे गुणा करने पर वैल्यू 175 आएगी। आंसर हो जाएगा 25 वाला। देख रहे हैं रीजनिंग तगड़ी तगड़ी आ रही है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब आरजू का स्थान दाहिनी ओर, इसमें कह रहा है कि 15 बच्चों की एक पंक्ति है, तो मान लीजिए आप ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, उसमें 15 बच्चों को बना लीजिए, ऐसे करके 1 2 3 करके। कह रहा है आरजू का स्थान दाहिनी ओर 3 स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। मान लीजिए ऐसे है, आरजू भी अगर यहाँ पर बैठी है तो यहाँ से उसको उठा करके 3 स्थान खिसका दिया जाता है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ बैठा दिया जाता है, ये चीज यहाँ पर कह रही है। और कह रहा है कि जब 3 और स्थान परिवर्तित किया जाता है तो दाहिने सिरे से 8वें नंबर पे आ जाती है। अगर इधर से गिनना शुरू करेंगे तो 8वें पर आ जाती है, जो कि यहाँ 8वें स्थान पर आ जाती है। तो वो कह रहे हैं वो पहले पंक्ति के बाएं सिरे से कौन से स्थान पर थी। टोटल 15 लोग हैं, 8 इधर से हैं, 5 उधर से, अगर आप बैठा लेंगे तभी तो कुल मिलाकर 15 होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में इनके कितने लोग होंगे, तो 1 2, तो 2 लोग तो यही हो गए, 8 यहाँ थे, 8 2 10 हो गए, और 5 ही मिलाकर तभी तो ये टोटल 15 बनाएंगे। यानी 5 स्थान पर वो पहले बैठी थी, और जब वो खिसक करके 8 आ गई है तो पहले 5 नंबर पे रही होगी। समझ में आया होगा कि टोटल आप जो जितना दे रखा है ना, उसी तक इनकी वैल्यू को पहुंचा लीजिए, निकाल ले जाएंगे। अगला कह रहा है जिस प्रकार रेखा वर्ग से संबंधित है उसी प्रकार चाप किससे संबंधित होता है, तो वृत्त का चाप होता है ना। अगला कह रहा है डी मल्टीप्लाइड, और डी जो है वो मल्टीप्लाइड को ई डिवाइड को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 16 प्लस 24 डिवाइडेड 8 -6 डिवाइडेड 2 और मल्टीप्लाइड में 3। अब यहाँ पर आप बॉडमास का रूल देखिए, तो 24 डिवाइड सबसे पहले दे रखा है ना, 8 3 24 होता है, तो 16 और प्लस में आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर -6 है, यहाँ डिवाइड थ्रू, तो ये डिवाइड फिर कर दीजिए, 2 3 6 होता है, यानी कि माइनस का 3 यहाँ भी आ जाएगा। ये मल्टीप्लाइड 3 है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन इस क्रम से चलता है, तो 3 3 हो जाएगा 9, और 9 के बाद एडिशन होता है ना, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, तो कुल मिलाकर के 10 आंसर आ जाएगा। आंसर ए वाला हो जाएगा। 19 में से 9 घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 19, यहाँ पर हो जाएगा 9, 19 में 9 घटाएंगे 10 आ जाएगा। अगला कह रहा है कि ये जो शब्द दे रखा है इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वो शब्द चुनना है। तो कौन सा नहीं बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए टी दे रखा है, दे रखा है, क्या टी 2 बार दे रखा है, नहीं, केवल पूरे में टी एक ही बार आया है। और यहाँ पर देखिए तो टी एक बार 2 बार आया है, यानी टेंट शब्द आप इन शब्दों से नहीं बना सकते, बस यही पूछा गया था। 119 प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजेश दक्षिण दिशा जो है उसकी ओर जो है वो 30 मीटर चलता है। थोड़ा सा इसको छोटा करके बनाते हैं, तो राजेश को ले जाते हैं दक्षिण की ओर 30 मीटर, तो हम नीचे की ओर इसको ले गए, कितना चला 30 मीटर। फिर कह रहा है वो दाएं मुड़कर सीधे 30 मीटर चलता है।
दायां उधर होगा, जब आप नीचे की तरफ चलते हैं तो दायां बायां पलट जाता है, तो इधर चल रहा है 30 मीटर चल रहा है। फिर कह रहा है बायां मुड़ता है तो बायां अब नीचे की ओर हो जाएगा, और कितना चल रहा है 20 मीटर चल रहा है, तो यहाँ 20 मीटर हो गया। फिर कह रहा है कि पुनः बायां मुड़ता है, तो अब बायां जब नीचे देख रहा है तो बायां इधर हो जाएगा और 30 मीटर वापस से उतना जितना चल के आया था वापस चला गया। अब कह रहा है शुरुआती बिंदु से यहां से इस राजेश की दूरी कितनी है, तो यही वाली जो डिस्टेंस है ये तो 20 ही हो जाएगी, क्योंकि 20 इधर भी थी 20 इधर भी हो जाएगी। तो ये 20 ऊपर वाली 30 20 30 जुड़ेगी तो टोटल मिलाकर के 50 हो जाएगी, 50 मीटर आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, और ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हर वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न जरूर पूछते हैं, और मैथ का सीन ऐसा है कि जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक आएगी नहीं, तो कोशिश कीजिएगा। और ऐसा कुछ क्वेश्चन कठिन नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। तो 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 54 डिवाइड में 7.66 स्क्वायर माइनस 2.34 स्क्वायर। आजकल क्वेश्चन इस तरीके के भी आने लगे हैं, बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं पूछता है, वो ऐसे पूछता है जिसमें कैलकुलेशन में ज्यादा समय आए, तो आप खुद से जब करेंगे तभी आपका समय वहां पर कम होगा। तो आंसर बताइएगा, 10 आया, 11 आया, 9 आया, 10.94। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत ढेर सारी कर रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।